पीएम आवास में रहने वाले अजय गुप्ता अब अफसर बनने वाले हैं। तो उनका एक सपना जैसे बन गया कि भैया आएंगे, कलेक्टर बन के आएंगे। मतलब एक वो मेरे लिए एक प्रेशर जैसा भी था सर, हर बार एक मोटिवेशन भी था कि मेरे को बन के वहाँ जाना है। तो एक दिन NIT रायपुर में एक समारोह था, वहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने एक स्पीच दिया था। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि उसी से मेरे को इंस्पिरेशन मिला, पर मैं पहले से मैं चाहता था कि IAS करूँ, लेकिन वहाँ से मोटिवेशन आया कि हाँ मतलब मैं भी कर सकता हूँ। और मेरे को याद है मैं उनके कार के पीछे पीछे भाग रहा था उस दिन की एक बार मैं बात करूँगा करके, लेकिन नहीं हो पाया वो मुलाकात। बीते दिन यूपीएससी ने अपना परिणाम जारी किया, जिसके बाद रायगढ़ जिले के संबलपुरी गांव के रहने वाले अजय गुप्ता है, उनका भी चयन हुआ है। संबलपुरी गांव पहुंचे, उनसे बातचीत करने पहुंचे, लेकिन उससे पहले गांव की तस्वीर दिखाते हैं जिन गली मोहल्ले में अजय गुप्ता का बचपन बीता है, जहां वो पढ़ने जाते थे, उसी गांव की तस्वीर दिखाने आए। लेकिन उनके घर भी जाएंगे और उनकी घर की तस्वीर देख लीजिए। उनका घर है और मुझे यकीन है ये पीएम आवास है, और पीएम आवास में रहने वाले अजय गुप्ता अब अफसर बनने वाले हैं। उनके पिताजी, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। बेटा अधिकारी बनने वाला है, कितना खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, बधाई कहाँ कहाँ से दे रहे हैं लोग, ये बताइए थोड़ा। अब बहुत बधाई, रोज बधाई ही बधाई, बहुत बधाई का तांता लगा हुआ है, तांता लगा हुआ है। अच्छा, खाना पीने का समय मिल पा रहा है? बधाई निकालते हैं। ठीक। और खाना खाते खाते भी किसी का शुक्रिया माने धन्यवाद बोलते हैं। अच्छा, नेता मंत्री अधिकारी किसका किसका फोन आ गया, कौन कौन पहुंच गए घर? क्या नाम, सांसद महोदय श्री ये क्या नाम देवेंद्र प्रताप सिंह जी, हाँ, माननीय मंत्री जी OP चौधरी जी, हाँ। भूतपूर्व मंत्री सत्यनारायण राठिया जी, श्रीमती सुनीति राठिया जी, हमके जनपद अध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष, इन सब का बधाई फोन आ चुका है। माहौल बदल गया है गांव का, घर का। हाँ, बदल गया है जी। तो भीतर चलें, थोड़ा बेटे से भी बातचीत कर लें। आइए। ठीक है। तो ये अजय गुप्ता जी के पिताजी हैं, अब अजय गुप्ता जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो उनके घर पहुंच गए हैं और बैठे कहाँ हैं? चारपाई दिखाई, इसी चारपाई में यहीं से तैयारी करते थे, इसी चारपाई में क्या बैठ के? नहीं सर, मतलब रूम के अंदर अच्छा, टेबल पे चेयर था। अब यहाँ बैठ रहे हैं। ठीक है, यहाँ बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं। मैकबुक, नोटबुक है वो भी रखा हुआ है, और बुके देख लीजिए, गमछा देख लीजिए, क्योंकि लगातार लोग यहाँ बधाई देने पहुँच रहे हैं और बधाई देने के लिए बुके लेकर पहुँच रहे हैं। मैं भी बातचीत कर लेता हूँ। सबसे पहले तो बधाई हो आपको कि अधिकारी बन गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, ये बताइए माहौल कितना बदल गया? माहौल तो दिख रहा है सर, बदला है। सबसे बड़ा माहौल ये बदला है कि अब बच्चे जान रहे हैं UPSC करके कोई परीक्षा होता है, उसे हमारे गांव से ही कोई भी क्लियर कर सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है, लोग बात कर रहे हैं कि क्या होता है, अलग अलग अधिकारी कैसे बनते हैं। तो बाकी चीज़ें तो है कि बधाइयाँ मिल रही है, लोग खुश हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छा चीज़ ये है कि हमारे क्षेत्र से, मतलब इस क्षेत्र से अभी तक इस एग्ज़ाम में, कम से कम मैं अपने गांव का बात करूं तो नहीं था, तो हमारे गांव वाले अब बात कर रहे हैं उसके बारे में। तो मैं समझता हूं वो बहुत बड़ा बदलाव है। अजय गुप्ता जी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। तो बस्तर में काम किया आपने, और जब आपका परिणाम आया तो घर नहीं, आप बस्तर पहुंचे, वहाँ का थोड़ा कहानी बता दीजिए। जी सर, ऐसा था, मैं लगभग 2017 से, कॉलेज के बाद से 2017 से 2021 तक बस्तर में मैं काम किया। एक NGO में, प्रदान नाम का NGO है, वहाँ पे ऐसा रहता था कि पहला 1 साल तो हमें मतलब कुछ महीने गांव में किसी एक आदिवासी दीदी भैया के घर में छोड़ देते हैं, वहाँ उन्हीं के साथ रहना, खाना। तो मैं वहाँ पे रहा, खाया पिया उनके साथ। रुकूंगा आपको, 17 में आप बस्तर गए, तो डर नहीं लगा? घर वाले नहीं बोले कि बस्तर मत जाओ? क्योंकि 17 की बात करें तो बस्तर कुछ अलग था, अब दौर बदल रहा है। सर हाँ, 2017 में तो था सर। मतलब जब भी हम नॉर्थ छत्तीसगढ़ में या छत्तीसगढ़ से बाहर सुनते हैं कि बस्तर के बारे में, तो एक लगता है कि हाँ, नक्सलवाद है, वो समस्या को झुटलाया नहीं जा सकता। और ऐसा नहीं बोलूँगा कि मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगा, बिल्कुल लगा था, क्योंकि मैं भी नहीं जानता था बस्तर को, दूर से ही सुना था मैं उसको। तो मेरे घर वाले भी बोले कि मत जाओ, और मेरे बहुत सारे दोस्त लोग, इवन मेरा कॉलेज में भी बहुत अच्छा नंबर था, 9.3 पॉइंटर था। तो मेरे प्रोफेसर्स भी जो थे वो चाहते थे कि मैं मेटलर्जी में ही आगे करूँ। और बस्तर में मतलब मैं भी क्लियर नहीं था मैं क्या करूँगा, बस जा रहा था। तो डर तो बिल्कुल लगा था वहाँ पे, लेकिन वहाँ जाने के बाद वो डर खत्म हो गया। शुरू में लग रहा था, लेकिन वहाँ रहा जब मैं। डर तो खत्म हो गया, लेकिन कभी कोई घटना हुई, कभी सामना हुआ? सर ऐसा आप बंधक बन गए? नहीं सर, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा आप पता नहीं चलता है कि कौन वैसा, मतलब उसमें से नक्सली है या नहीं है, क्योंकि वो सिविल में रहते हैं। और हमारे साथ ऐसा कभी दुर्व्यवहार इस तरीके का हमारे साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ था सर। अब जब पहुंचे थे
2 दिन पहले क्या माहौल था जहाँ आप पहुँचे, जहाँ काम किए, जिन दीदियों के साथ काम किए, कितनी खुशी, कितना उत्साह, थोड़ा जिक्र कर दीजिए इसका भी। सर मैं सच बताऊं तो मैं 2021 में मैं रिज़ाइन किया था। तो रिज़ाइन करने से पहले सब दीदी लोग को बताया। मैं वहाँ समूह महिला समूह लोगों के साथ काम करता था ना, तो वो लोगों ने मीटिंग रखा था, सबके साथ मैं बताया कि मैं ऐसा तैयारी करना चाहता हूँ, कलेक्टर बनना चाहता हूँ, ऐसा करके। तो बहुत खुश हुए वो लोग, और साथ साथ में दुखी थे कि मैं वापस मतलब जाने वाला हूँ वहाँ से करके। तो उनका एक सपना जैसे बन गया कि भैया आएंगे, कलेक्टर बन के आएंगे, मतलब एक, और वो मेरे लिए एक प्रेशर जैसा भी था सर। हर बार एक मोटिवेशन भी था कि मेरे को बन के वहाँ जाना है। और मैं 5 साल तक सर मैं सोशल मीडिया से उसमें बहुत एक्टिव था। अभी भी मेरा फेसबुक खोल के देखेंगे आप, जो भी आप देख रहे हैं उसमें देखेंगे कि लास्ट मेरा जो पोस्ट था वो 26 फरवरी 2021 था, जिसमें मैं दीदी लोगों के साथ डांस कर रहा हूँ, उनका ट्राइबल डांस, वो विदाई डांस था। वो मेरा लास्ट पोस्ट था, और अभी सिलेक्शन के बाद मैंने पोस्ट किया। 5 साल तक मैं फेसबुक को छुआ भी नहीं था, और मैं ये भी नहीं गया था कि मैं बस्तर नहीं गया। मेरे को हर साल वो बुलाते थे कि आप आइए, दीदी मंडई कर रहे हैं, मिलने एक बार कम से कम आइए। मैं बहुत फ़ोन भी अवॉइड करता था, इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि एक बार बनूँ, जो मैं वो प्रॉमिस करके आया हूँ वो कुछ करके वहाँ जाऊँगा। जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ, मेरे दिमाग में सबसे पहले यही आया कि मैं वहाँ पहले जाऊँगा। इसीलिए मैं विजय, उस समय हैदराबाद में था, वहाँ से मैं पहले बस्तर गया, उसके बाद घर आया। मतलब ये मान ले कि अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी या सीजीपीएससी की तैयारी करता है तो सोशल मीडिया से दूरी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी मेरे को लगता है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है सर। मतलब कि किसी व्यक्ति, कुल मिला के ये है कि आप खुद को कितना रोक सकते हैं। अगर आप बह जा रहे हैं रील्स में तो वो तो खतरनाक है ना। हम घंटा घंटा, कई बार ऐसे होता है, एक बार रील्स में घुसे तो घुसते जाते हैं उस पर। तो उससे तो बचना ज़रूरी है मेरे को लगता है। लेकिन हाँ, अगर आप लिमिटेड अमाउंट में सोशल मीडिया का यूज़ कर पा रहे हैं और ख़ुद को रोक पा रहे हैं एक लेवल के बाद, तो दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे को लगता है, मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, तो मैं नहीं रोक पाता था। कई बार ऐसा होता था कि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। तो मैंने सोचा कि इससे दूर रहना ज़्यादा सही है, क्योंकि जब मैं पोस्ट किया तो ये चेक करूँगी कौन कमेंट किया, अब तो रिप्लाई भी करना पड़ेगा, कितना लाइक्स आया, तो वो सब मैं नहीं चाहता था। इसीलिए मेरा व्यक्तिगत निर्णय था कि मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाए रखूँ। सोशल मीडिया की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात कर लेते हैं। अजय गुप्ता जी कहाँ पढ़े, उस प्रारंभिक शिक्षा, फिर ग्रेजुएशन कहाँ किया, ये थोड़ा बता दीजिए। तो पहले प्राथमिक शिक्षा तो यहीं गांव से ही मैंने किया, 5वीं तक। उसके बाद मैं हमारे जो बोईड़ दादर में, यहीं रायगढ़ में ही मुक्ति प्रकाश सालनी हायर सेकेंडरी स्कूल है, वहाँ से मैंने 12वीं तक का शिक्षा प्राप्त की। तो मेरा पूरा स्कूली शिक्षा हिंदी माध्यम में ही रहा है। उसके बाद मेरा चयन जो है ना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर, NIT रायपुर में हुआ। वहाँ पे मैंने 4 साल मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में इंजीनियरिंग किया सर। उसके बाद मैंने 4 साल प्रदान में जॉब किया। उसके बाद मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट की। कोचिंग का जिक्र नहीं कर रहे हैं, आपकी कोचिंग मैंने कहाँ किया, कहाँ पढ़ा, इसका बताइए। कोचिंग, क्योंकि हर पढ़ने वाला बच्चा कहता है कि मैंने कोचिंग यहाँ से किया, बताता है कि कितना घंटा पढ़ा, ये भी बताइए। सर मैंने किसी भी कोचिंग संस्थान में फाउंडेशन कोर्स बोलते हैं ना, कि साल भर आप बैठ के कोचिंग पढ़ते हैं, लेक्चर देखते हैं, वैसा मैंने कोचिंग नहीं किया है किसी भी संस्थान। मैंने घर, पहले जैसे ही मेरा वहाँ से रिज़ाइन दिया, मैंने घर आया था, घर से ही मैंने तैयारी किया। यही रूम था, यहीं पे बैठ के मैं पढ़ता था। और हुआ मैं 1 साल तक यहीं पे पढ़ता रहा। लेकिन मेरा घर में एक कमी हो रहा था कि मैं टेस्ट नहीं लिख पा रहा था। तो मुझे वो लिखने के लिए फिर मैं बिलासपुर गया था। वहाँ पे ही कुछ संस्थान जहाँ पे थे, वहाँ पे मैं जाके बैठ के लिखता था, लाइब्रेरी में बैठ के लिखता था। यहाँ पे लाइब्रेरी का सुविधा भी नहीं है, तो वो उसके लिए मैं बिलासपुर कुछ समय था। तो मैंने ऐसा, हाँ सर, टेस्ट सीरीज़ वगैरह लिया है मैंने। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बिल्कुल कोचिंग से मदद ही नहीं लिया है। और जो टॉपिक में डाउट रहता था तो यूट्यूब में सर्च कर लेता था कि हाँ ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, जैसे इकॉनमी में कुछ बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसा कुछ टॉपिक है, तो उसको सर्च कर लिया गूगल यूट्यूब में, और वहाँ से सीख लिया। किसी कोचिंग वाले डाले रहते हैं वैसा। तो हाँ, मैंने कोचिंग से मदद तो लिया है, लेकिन ऐसा कुछ फाउंडेशन कोर्स वो सब ज्वाइन नहीं किया सर मैंने। माध्यम की भी बात आती है, अगर कोई यूपीएससी तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि अंग्रेजी माध्यम रहे, इंग्लिश स्ट्रांग रहे। लगता है कि इंग्लिश स्ट्रांग रहना चाहिए। सर मेरे को लगता है कोई से भी एक भाषा तो स्ट्रांग होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही हो, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। लेकिन ये भी, इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता सर कि जो रेशियो आता है उसमें देखा गया है कि उसमें वेरी कर रहा है। इंग्लिश माध्यम वाले ज़्यादा आ रहे हैं हिंदी में, ऐसा चलता है बहुत सारी न्यूज़ में, मैं भी देखता हूँ। लेकिन ये भी आपको देखना पड़ेगा कि कितने हिंदी माध्यम से मेंस में जाते हैं, कितने प्रीलिम्स क्लियर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं सर उसमें। लेकिन ये भी है कि बहुत सारे हिंदी मीडियम माध्यम से भी कर रहे हैं क्लियर। तो इसमें बोल पाना बहुत, मेरे लिए तो बहुत कठिन है कि
किसी एक कोई सा भी से भाषा से हम कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी से करें तो उसमें स्ट्रांग हो। मेरा ऐसा हो जा रहा था ना कि बीच में हो जा रहा था, मेरा इंग्लिश भी बहुत अच्छा नहीं है, हिंदी भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। तो मेरा इंटरव्यू मैं हिंदी में दिया था, लेकिन वहाँ पे मैं पूरा हिंदी भी नहीं बोल पा रहा था, पूरा इंग्लिश में भी नहीं बोल पा रहा था। तो इसीलिए मैं जो भी मेरा एडवाइस यही रहेगा कि या चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, दोनों में से किसी एक भाषा में अच्छा होना चाहिए सर। जिक्र इंटरव्यू का हो गया है तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर इंटरव्यू देने पहुँचे आप, छत्तीसगढ़ को लेकर, बस्तर को लेकर, क्या चापड़ा चटनी को लेकर चर्चा हुई, वहाँ पूछा गया? नहीं सर, चापड़ा चटनी को लेकर तो डायरेक्ट सवाल नहीं किया गया। हाँ, कुछ मॉक इंटरव्यू जब मैं देता था कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पूछे थे चापड़ा चटनी खासकर इस क्षेत्र में पॉपुलर है क्या, कभी आपने खाया है, देखा है क्या, कैसे बनता है, कैसे उसको तोड़ के लाते हैं, कैसे करते हैं, आपको ख़राब नहीं लगता, ऐसा पूछते हैं वो सब में। लेकिन मेन इंटरव्यू में वो नहीं पूछा था। मेन इंटरव्यू में बस्तर को लेकर पूछा गया, नक्सलवाद को लेकर कि कैसा अभी स्थिति है और कैसे उसको आगे चल के क्या आप देख रहे हैं, कैसे सुधारेंगे उसको, ये सब चीज़। और बस्तर में जो कला संस्कृति है, खासकर जो हैंडीक्राफ्ट है वहाँ के, उसको कैसे आप एक चीफ सेक्रेटरी बन के उसको प्रमोट कर सकते हैं, इसको लेके सवाल पूछा था। अब बात हुई चयन की, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, कौन सा कैडर मिलने वाला है, ये इसका बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि देखने वाले ज़रूर जानना चाहेंगे क्या बनने वाले हैं आप। सर ये अभी कह पाना मुश्किल है, क्योंकि मेरा जो रैंक है 452 है और मैं ओबीसी कैटेगरी से आता हूँ। तो उस हिसाब से अगर पिछले साल का देखेंगे तो 448 रैंक में तो आईएएस मिला था, लेकिन फिर भी वो ऊपर नीचे होते रहता है सर। उसमें अभी पूरा 100% श्योर हो के हम नहीं बोल सकते। तो उम्मीद है मिल जाए, नहीं तो जो रैंक है वो आईपीएस का है, लेकिन उसमें भी फिर फिटनेस वगैरह भी देखा जाता है, तो अभी मैं श्योर नहीं बोल पाऊँगा सर उस पर। तैयारी की बात करें तो खाना कितना मेंटेन रखना पड़ता है और सोना कितना मेंटेन रखना पड़ता है? सर हाँ, ये सब तो मेंटेन करना पड़ता है सर। मतलब मुश्किल होता है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना रहता है। कई बार कुछ लोग मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मेरा थोड़ा मुश्किल होता था। लेकिन हाँ, टिफ़िन घर में तो जब था तो टाइम मिल जाता है, जब मैं बोलता था, क्योंकि माँ हैं तो वो बना देती थी। लेकिन जब बाहर में रहेंगे तो कई बार मिस भी हो जाता है वो सब चीज़। लेकिन ज़रूरी मेरे को लगता है कि खाना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सारा ब्रेन का काम है। और जब एक मेंस का हम लोग आंसर लिखते हैं या पूरा पेपर लिखते हैं तो पूरा मेंटली ड्रेन हो जाते हैं, तो उस समय न्यूट्रिएंट तो होना ज़रूरी है, साइंटिफिकली भी बहुत ज़रूरी है वो चीज़। तो हमें बीच बीच में फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स तो लेना चाहिए। लेकिन मैं शुरू में तो नहीं ले पा रहा था, लेकिन मेंस एग्ज़ाम के टाइम में वो सब ध्यान रखता था अपने खाने वगैरह को सर। भैया ये जानना चाहूँगा मैं, आपने बस्तर में काम किया एनजीओ के साथ मिलकर, क्या काम करते थे, कैसा काम करते थे, और जब गए तो कितना बदलाव दिख गया? सर बस्तर में हमारा जो काम था मुख्य रूप से वहाँ सोशल मोबिलाइजेशन करना, खासकर जो दीदियाँ हैं, आदिवासी दीदियाँ हैं, उनको समूह में जोड़ना एक मुख्य हमारा काम था। तो उसमें हमने बहुत सारा समूह जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारा राज्य सरकार के साथ प्रदान संस्था का एमओयू भी था, साथ ही साथ पंचायत के साथ, ब्लॉक पंचायत के साथ मिल के हम लोग ये समूह सब गठित करते थे। उसके बाद वहीं नहीं रुकते थे, उनके साथ बैंक लिंकेज, फाइनेंशियल कैसे इंक्लूड किया जाए वहाँ पे, जो NRLM स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करना। साथ ही साथ ये होने के बाद कैसे उनका आर्थिक विकास किया जाए, तो उसमें लाइवलीहुड को लाना, कुछ रोज़गार जनरेट करना। उसमें मुख्य रूप से हम लोग वेजिटेबल फार्मिंग पे फोकस करते थे, और साथ ही साथ वहाँ पे कैसे वहाँ पे सिंचाई सुविधा कराया जाए। तो वहाँ पे एक हमने इनोवेशन करने का प्रयास किया, जिसमें हमने सोलर बेस्ड माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं सर, जहाँ क्योंकि वहाँ बिजली वगैरह उतना रेगुलर नहीं रहता ट्राइबल एरिया में, तो वहाँ पे हमने जो सरकार से क्रेडा से जो सौर सूजला योजना था उस समय, तो उससे हमने सोलर पंप दिया और अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा के गाँव में जो बाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे इरिगेशन का सुविधा करने का प्रयास किया वहाँ पे। इसको जिला सरकार ने भी इस मॉडल को समझा कि ये सही मॉडल है, तो उनके फंडिंग से फिर 40 जगह पे उसका एक्सपेंशन किया गया दरभा ब्लॉक में। और इस मॉडल को सर उस साल रजत बंसल सर और प्रभात मलिक सर जिला सीओ थे, रजत बंसल सर कलेक्टर थे वहाँ पे, तो उन्होंने इसको प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंस अवार्ड के लिए दिल्ली भी भेजा था, क्योंकि ये मॉडल काफ़ी सक्सेसफुल था। कई सारे किसानों ने 1 लाख तक का भी इनकम किया उससे, कुछ लोगों का 50,000, ऐसा करके इनकम में काफ़ी वृद्धि हुआ उससे। किसान और ग्रामीणों के जीवन में बदलाव की तैयारी करने आप बस्तर गए थे, जो अब दिख रहा है। अब इस पे बात कर लेते हैं कि हर आदमी का कोई यूथ मतलब आइकॉन रहता है कि मैं इसको देखकर बनूं। आपको कैसे सोचा है कि मैं आईएएस बनूं? किसको देखकर मोटिवेट हुए आप?
सर उस समय तो मैं कलेक्टर नाम से एक ही जानते थे हम लोग, आईएएस बोलने से ओपी चौधरी सर को जानते थे उस समय। तो एक बार मैं पहले से सुना था, मैं भी रायगढ़ का से ही हूँ ना, तो उनके बारे में मैं सुना था पहले भी, कभी मिला नहीं था। तो रायपुर में एनआईटी में पढ़ता था उस समय सर, वहाँ पे कलेक्टर हुआ करते थे रायपुर के। तो वो एक दिन एनआईटी रायपुर में एक समारोह था, वहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने एक स्पीच दिया था। ऐसा नहीं, मैं नहीं बोलूँगा कि उसी से मेरे को इंस्पिरेशन मिला, पर मैं पहले से मैं चाहता था कि आईएएस करूँ, लेकिन वहाँ से मोटिवेशन आया कि हाँ मतलब मैं भी कर सकता हूँ। और मेरे को याद है मैं उनके कार के पीछे पीछे भाग रहा था उस दिन की एक बार मैं बात करूँगा करके, लेकिन नहीं हो पाया वो मुलाकात। अब बधाई आ गया ना सर को, ओपी सर का। हाँ सर से बात हुआ मेरा फ़ोन में सर से, और वो मिलने भी बुलाए हैं सर। ये बात बताए सर को कि नहीं बताया? नहीं, कभी नहीं बताया उनको। अच्छा, मतलब विस्तार न्यूज़ से ही देखेंगे सर। हाँ, लग तो वही रहा है। ठीक ठीक। तो ये एक्चुअली हुआ था सर, मेरे को अभी भी वो सीन याद है। हमारा एनआईटी रायपुर में 2 पार्क होता है, वो पार्क से उनका एम्बेसडर कार था उस समय, वो जा रहा था और मैं मतलब वो प्रोग्राम से क्योंकि तुरंत निकल गया, सर के पास टाइम नहीं था शायद, तो मैं पीछे पीछे एक बार मतलब फिर वो तो नहीं पॉसिबल नहीं था। बदल गया। अब उनसे मिलेंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, कुछ सर, टिप्स। हाँ, वो उनके उससे पहले भी, सिलेक्शन से पहले भी सर का मार्गदर्शन मेरे को मिला है। वो एक संकल्प संस्था करके है दिल्ली में, तो उनके माध्यम से उन्होंने इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस दिया मेरे को, और तो वो रहा है। इसके अलावा भी सर बस्तर में भी रजत बंसल सर रहे हैं, उनके साथ में गांव में रुके थे वो। रजत बंसल सर कलेक्टर थे वहाँ पे, वो मादरकोंटा करके एक गाँव है दरभा में, वहाँ रात को वहाँ रुकना चाहते थे, वहाँ रुके थे, तो उनके साथ मैं भी रुका था वहाँ पे। तो हम दोनों एक ही रूम में सर और मैं थे वहाँ पे, और वहीं पे खाए, वहाँ की चापड़ा चटनी भी वो खाए, और वहाँ के सारे मतलब मैं आपको फ़ोटो भी शेयर करूँगा आपका सर का, जहाँ पे वो बैठे हैं, मैं बैठा हूँ सर, और हम लोग वहाँ नदी में नहाने गए, पूरा गांव घूमे। तो वो जानना चाहते थे, तो मैं वो देखा कि ये कैसे गांव वाले कलेक्टर से कनेक्ट हो रहे हैं, उनका बात सुन रहे हैं, और कैसे एक कलेक्टर अगर गांव में आ रहा है तो किस तरीके से पूरा डिपार्टमेंट आ गया था सर। तो वो दिखा कि मतलब एक कम एफर्ट से ज़्यादा परिवर्तन लाया जा सकता है ये बन के। तो उनके साथ बिताया हुआ समय, उनसे कुछ बात भी किया कि सर यूपीएससी तैयारी का सोच रहा हूँ, उस समय डिसाइड नहीं कर पाया था ऐसे करके, तो सर ने भी कॉन्फिडेंस दिया कर सकते हैं ऐसा करके। तो वो भी रहा है एक मेजर फैक्टर, और साथ में काफ़ी लोग का, जैसे उत्तम सर का मैं ज़रूर जिक्र करूँगा। उत्तम उनका सर ने ही हमको बताया था जब पहले बैठे थे उनके साथ कि एक अजीत गुप्ता नाम के हैं, जिनके साथ अजय गुप्ता, माफ करिए, अजय गुप्ता हैं, जो यूपीएससी क्रैक करेंगे। हाँ सर, वो सर मेरे से ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं मेरे को लेके। मतलब वो बड़े भाई जैसे मेरे को ट्रीट करते हैं हमेशा। जब भी मैं कुछ भी परेशानी होता था, सर्टिफिकेट दिया नहीं बन पाया है, मैं वहाँ इंटरव्यू में था, तो वो मेरे को हेल्प किए कि जल्दी से मेरा सर्टिफिकेट बन जाए, क्योंकि लेट हो रहा था। इसके अलावा भी मैं सर या नहीं लग रहा है हो पाएगा मेरा, इंटरव्यू से पहले भी मैं उनको कॉल किया था कि डर लग रहा है, पता नहीं कैसे जाएगा ऐसा। तो बोले कि एकदम होने वाला है, तू आँख बंद करके जा, मैं जा रहा हूँ। तो मतलब वो ऐसा बात भी करते हैं ना जिससे पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ, मोटिवेशन टाइप का। तो इसीलिए उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। इसके अलावा भी हैं काफ़ी लोग हैं। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बनना चाहते हैं अधिकारी, उनको लेकर उनको क्या टिप्स देंगे, क्या मोटिवेट करेंगे उनको? सर जो अभी तैयारी करना चाहते हैं, या यूपीएससी की तैयारी कर भी रहे हैं, अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं इसमें, तो मैं पहला टिप्स तो यही दूंगा कि थोड़ा देख लें। कई बार ऐसा होता है ना कि हम तैयारी करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वो सब करते रहते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं ये देखना कि क्या हमारा हम जो मेहनत कर रहे हैं, जिस दिशा में जा रहे हैं, ये सही दिशा में जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये सबसे बड़ा परेशानी होता है। और मेरे को लगा मेरे जो परेशानी, मतलब मैं सफल नहीं हो पा रहा था शुरू में, मेहनत में कोई कमी नहीं था, लेकिन उसका डायरेक्शन सही नहीं था, सही स्ट्रैटेजी से मैं नहीं कर पा रहा था। प्लीज़ अगर आप कर रहे हैं तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। ये गलती मत कीजिए कि आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं या स्टार्ट भी कर रहे हैं तो ऐसा मत कीजिए कि मैं बार घंटा पढ़ूंगा और सब कर लूँगा। ऐसा नहीं होता है। आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा किस सब्जेक्ट को, जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी है, इकॉनमी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ऐसा है, इसमें किन सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज़ करना है, कहाँ से मेरे को ज़्यादा नंबर मिलेगा कम मेहनत करके। जैसे पॉलिटी, इकॉनमी, ये ना स्कोरिंग सब्जेक्ट है जिस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन कई स्टूडेंट मैं पढ़ा भी रहा था या मेंटर पे करता हूँ, वो लोग क्या करते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एनवायरनमेंट है, हिस्ट्री है,
स्पेशली जो आर्ट जो एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री है उस पर फोकस करना चालू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है ना, क्वेश्चन वहाँ से कम आते हैं और बहुत डायनेमिक, मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो किसी से नहीं बनेगा, है ना। जबकि जो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी यहाँ से आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो सबसे बनेगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, जो ज़्यादा फोकस ना ऐसे चीज़ों पे करते हैं जो किसी से नहीं बन रहा है, और फोकस कम करते हैं जहाँ से ज़्यादा नंबर आ सकता है। तो जो टॉपर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ऐसे चीज़ों पे फोकस करेंगे जिससे कम मेहनत करके ज़्यादा लाया जा सके। तो वो स्मार्ट होते हैं, इसीलिए वो लोग क्लियर कर लेते हैं। लेकिन जो नहीं होगा वो सबको बोलेगा कि सब सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना है। यहाँ तो बोलते हैं कि हर चीज़ पढ़ लो, ये डिब्बा को भी पढ़ लूँगा तो वहाँ से यूपीएससी के लिए कुछ मिल जाएगा, ये न्यूज़पेपर से पढ़ लूँगा तो वहाँ से भी यूपीएससी के लिए मिल जाएगा, समुद्र, ये आकाश के नीचे जो भी है सब यूपीएससी में इंपॉर्टेंट है। ये एकदम मिथ्या है, मैं बोल रहा हूँ, पूरा विश्वास कीजिए इस बात पे। ऐसा नहीं है, हर चीज़ पढ़ना नहीं है। अगर हर चीज़ पढ़ेंगे ना तो सफल नहीं हो सकते, आपको स्ट्रैटेजिक रहना पड़ेगा। सर मैं एक चीज़ ज़रूर बताऊँगा यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है वो मेंस के बेसिस पे। मेंस में हमको उत्तर लिखना पड़ता है। उत्तर सर 3 प्रकार के लिखना पड़ता है। एक उत्तर होता है 2 पन्ने का 150 शब्द में लिखते हैं, दूसरा उत्तर रहता है 3 पन्ने का 250 शब्द में लिखते हैं, और तीसरा होता है एसे होता है, सिर्फ एक पेपर होता है। तो आपको मैक्सिमम एक उत्तर 250 शब्द में लिखना है। अब मान लीजिए उसमें पूरा आपने कहानी पढ़ लिया जिससे आपको 10,000 शब्द लिख पा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है उसका। कुल मिला के आपको तो 250 शब्द लिखना है ना। तो बहुत सारा पढ़ के, और जब हम एग्ज़ाम हॉल में लिखते हैं, मेरे को अच्छे से याद है, आपको 6 मिनट के अंदर लिखना पड़ता है 2 पन्ने। तो उतने कम समय में आप बहुत कुछ नहीं लिख सकते उसमें। इसीलिए क्या होना चाहिए कि आप लिमिटेड पढ़िए, उसी को बार बार पढ़िए, और तभी वो माइंड में रहेगा और उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और उसको उतार नहीं पाते पन्ने में। तो पढ़ लोगे और अल्टीमेटली उसको लिख नहीं पाओगे ना, तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेहनत करना है, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ करना है। आंख बंद करके कोई कुछ भी बोल दिया उससे नहीं करना है, ज़रूर आप सफल होंगे। थैंक यू। ठीक है, तो अजय गुप्ता साहब हैं, अब इन्हीं से बातचीत कर रहे थे, तमाम वो जानकारियां इनसे जुटा रहे थे कि कैसा इनका संघर्ष रहा, कितने घंटे पढ़ाई की, कहाँ कहाँ इनका संघर्ष रहा, किनसे प्रेरणा मिली, तमाम बातचीत कर रहे थे। और इनसे बातचीत करने इनके गांव संबलपुरी पहुंचे थे। रायगढ़ से विस्तार न्यूज़ के लिए मैं सोनी मालाकार।